डार्क मैटर एक वेब नहीं है, बल्कि उससे ज़्यादा छोटा है और कहीं ज़्यादा हल्का भी। नतीजों से पता चला है जो भी टकराया था वो बहुत छोटा थ्योरेटिकल पार्टिकल है और एक्सियन कहा जाता है। वो बहुत ही हल्का होते हैं। ये कहा जा सकता है कि एक्सियन में जीरो मास होता है। एक एक्सियन इलेक्ट्रॉन के 150 अरब हिस्से में छोटा होता है। अगर इसकी वेब तुलना करें, ये फुटबॉल जैसा दिखेगा, जिसकी तुलना हम फुटबॉल से कर रहे हैं। एक्सियन का छोटापन होना ही एक डार्क मैटर नहीं हो सकता। अगर डार्क मैटर असली है तो यूनिवर्स का 85% मैटर उसी से बना हुआ है। इतना ज़्यादा मास के लिए तो एक्सियन को अनगिनत तादाद होनी चाहिए, करीब 14,000 करोड़। अगर एक्सियन सच में है तो स्पेस में उनकी भरमार होनी चाहिए। कॉस्मोस के हर कोने में उनका वजूद होना चाहिए। जब रेगुलर मैटर आपस में जुड़ता है तो वो स्टार बनता है। तो डार्क मैटर की मौजूदगी को साबित करने के लिए हमें डार्क स्टार्स पर खोज करनी चाहिए। कोई कारण नहीं है इसका वजूद ना हो। जिनका नाम तक रख दिया है गोस्ट स्टार, वो बहुत ही अजीब होते हैं। आजकल आपने आसमान में जो भी कुछ देखा है ये गोस्ट स्टार हैं। उससे भी ये गोस्ट स्टार उससे भी अलग हैं। हमने वास्तव में कोई गोस्ट स्टार नहीं देखा है। ये थ्योरेटिकल ऑब्जेक्ट हैं जो कल्पना में एक्सियन से बने हुए हैं। पर गोस्ट स्टार को दूसरे स्टार की तरह बनना चाहिए। ये ग्रेविटी को खिंचाव की वजह से पास आते हैं। वे स्पेस में तैरते महाविशाल सुपर डेंस ऑब्जेक्ट होंगे और उनका मास सूरज से ज़्यादा होगा, क्योंकि गोस्ट स्टार डार्क मैटर से बने होते हैं। वो कोई एनर्जी पैदा नहीं करते और ना ही कोई रोशनी पैदा करते हैं। वो लाइट मैटर दोनों प्रदर्शनी होते हैं। अगर आप उसके ठीक बगल में भी हो तो आपको उसके बारे में नहीं पता चलेगा, और अगर हमने प्रोब भी भेजा तो वो उसके पार चला जाएगा, और जब भी वो पार चला जाएगा तो उसकी ग्रेविटी से खींच लेगी। हमारे यूनिवर्स में 85% मैटर में ट्रांसपेरेंट और हो सकते हैं। वो बहुत छोटे स्मॉल डार्क मैटर से बनी होगी। क्या ये अदृश्य स्टार सचमुच में है? इसके सबूत पक्के नहीं हैं, पर चलिए 2019 के लाइको डिटेक्शन वापस चलते हैं। ग्रेविटेशन वेव डिटेक्टर ही दो ऑब्जेक्ट्स के टकराने के सिग्नल पकड़े। हम इस घटना को G1905 कहते हैं। ज़्यादातर साइंटिस्ट मानते हैं कि ये ब्लैक होल की टक्कर है। और क्या ये गोस्ट स्टार की टक्कर हो सकती है? अगर सचमुच में गोस्ट स्टार हैं और वे एक दूसरे से इंटरैक्ट कर सकते हैं तो ग्रेविटेशनल टक्कर से हो सकती है। तो उससे ग्रेविटेशनल वेव भी बनेगी। कुछ दो ब्लैक होल्स को और उसके टक्कर जैसा होगा, और एक टक्कर और उसके दो एक्सप्लेनेशन। क्या ये आइडिया साबित कर सकते हैं कि डार्क मैटर वाकई में मौजूद हैं? प्रिमोर्डियल स्टार एक्सियन ये बहुत अजीब सी चीज़ है। हम ये नहीं मान सकते कि ये हकीकत है, और हमें सच नहीं पता। डार्क मैटर बहुत तंग करता है और हमें पता है कि वो मौजूद है और हम उसके इफ़ेक्ट देख सकते हैं, बट हम डार्क मैटर को नहीं देख पाते। हमारे पास आइडियाज़ होते हैं, थ्योरीज़ होती हैं, पर बिना किसी ऑब्जर्वेशन के हम अपने आइडियाज़ को ठीक सबूत के साथ साबित नहीं कर सकते। हम जितना खोज रहे हैं डार्क मैटर को खोजना उतना ही मुश्किल होता है। हो सकता है कि वह यूनिवर्स के प्रिमोर्डियल ब्लैक होल में से हो सकता है कि वो हमारे आर पार रोज़ आते जाते हों, या हो सकता है कि ये बीम का ट्रांसपेरेंट गोस्ट स्टार हो। यूनिवर्स में 85% हिस्सा अभी तक रहस्यमयी है। इस डार्क मैटर की खोज ज़्यादा उम्मीद नहीं बना पाती। डार्क मैटर की ये सबसे ज़्यादा मुश्किल है कि वो उसे ढूंढ पाना। यहाँ तक कि भी कॉस्मोलॉजी में भी डार्क मैटर डिटेक्ट नहीं हो पाता। और यह भी हो सकता है कि डार्क मैटर वाकई में मौजूद ही ना हो, एक ऐसा अदृश्य सब्सटेंस जो अपना ग्रेविटी से असर डाल रहा है। उसमें खोज की बजाय ये हो सकता है कि हम ग्रेविटी की ठीक से समझ ही ना पाए। अगर हम किसी गैलेक्सी को देख रहे हैं और वह स्पीड में घूम रही है, या तो गैलेक्सी में डार्क मैटर जैसा कोई नया इंग्रेडिएंट है जिसने सबको बांध रखा है, या फिर हम फिजिक्स में लॉ को ठीक से समझ नहीं पा रहे।
ग्रेविटी के असर को समझने के लिए हम करीब 300 साल पुराने न्यूटन की मैथ को इस्तेमाल करते हैं, जो यूनिवर्स में हमें एक्सेस ग्रेविटी नज़र आती है। उसे समझने के लिए हमें शायद एक्स्ट्रा मैटर की नहीं बल्कि मैथ की ज़रूरत है। हालांकि हम ग्रेविटी को अच्छे से समझते हैं कि धरती और सोलर सिस्टम में ग्रेविटी कैसे अच्छे से काम करती है, पर जब आप गैलेक्टिक स्पेस में जाते हैं तो उनका बर्ताव थोड़ा सा अलग होता है। अगर ऐसा है तो हमें ग्रेविटी के आइडियाज़ में बदलाव लाना होगा, पर गैलेक्सी कैसे घूम रही है इसके डेटा में फिट बैठना चाहिए, वो भी किसी डार्क मैटर के पर। डार्क मैटर का उस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए मॉडिफाई न्यूटोनियन डायनामिक्स भी कहते हैं। इस मैथ से गैलेक्सी की मॉडल करके बहुत ही नतीजे हासिल होते हैं। ठीक उसी तरह से हम इसे मोंड के जरिए एक लॉ की तरफ प्रोग्राम भी कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार हम गैस की स्पिनिंग मास की सेट करें तो मोंड के जरिए ये मुमकिन लगता है कि चीज़ें सेटल डाउन हो जाए और असली गैलेक्सी की तरह नज़र आए, और इसे सुपर फास्ट स्पिन भी क्रिएट किया जा सकता है, जिसे एस्ट्रोनॉमर डार्क मैटर की तरह से डिटेक्ट करते हैं। एक गैलेक्सी से कुछ भी होगा तो ये आर्टिफिशियल फिजिक्स भी बंद हो जाएगी। मोंड गैलेक्सी स्केल पर बढ़िया काम करता है। जब हम और गहरे जाते हैं तो जैसे गैलेक्सी के क्लस्टर विशाल ढांचे के मोंड हमारे ऑब्जर्वेशन को रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, कहीं कुछ तो छूटा रह जाता है। मोंड में भी कुछ नज़र नहीं आता, वो आपको शामिल करना पड़ता है और वह अपना ही डार्क मैटर है जैसा तैयार ही होता है। मोंड डार्क मैटर की जगह नहीं लेता। यूनिवर्स को कुछ चाहिए तो इसे आपस में बांधे रखता है। डार्क मैटर में पार्टिकल इंडिविजुअल एक्ट नहीं करते और ये अदृश्य मास की तरह बहते चले जाते हैं। एक सुपर फ्लूइड एक आम फ्लूइड की तरह बहता चला जाता है और यहाँ ये किसी बिना रेजिस्टेंस और विस्कोसिटी के बहता है। अगर मैं हनी को फेंक दूँ तो हनी आराम से आगे बढ़ेगा और सुपर फ्लूइड के बहने से कभी रुकेगा नहीं और वह बहता चला जाता है। जब सुपर फ्लूइड डार्क मैटर यूनिवर्स में बहता है तो वे प्रोड्यूस होती हैं, इतनी वहीं कि सारी गैलेक्सी इसमें समा जाए और एक फ्लूइड की ग्रेविटी स्टार्स में बांधे रखती है। पर डार्क मैटर की सारी थ्योरी के समय इसका कोई सीधा सबूत नहीं है। इन वेव्स को डिटेक्ट करने के लिए विशाल टेक्निक की ज़रूरत पड़ सकती है ताकि ये वेव्स पता लगाई जा सके। और डार्क मैटर को जानने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बिग एनसाइक्लोपीडियन।